पिछले 4-5 महीने में जो बंदी का माहौल भारत में रहा है, कोरोना के कारण जो लॉकडाउन किया गया, उस लॉकडाउन के बाद भारत के कई सारे सिस्टम बर्बाद हुए या प्रभावित रहे। उसमें एक ऐसा तंत्र है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, वो तंत्र है हमारा शिक्षा तंत्र। इस देश में इसके विषय में पिछले 4 महीने में किसी ने कोई बात नहीं करी, न हम अभी इसके विषय में कुछ भी बात करना चाह रहे हैं। एक ऐसा ढुलमुल रवैया हम सब ने इसमें अपनाया है। शिक्षकों की स्थिति पे बात करने से इस समय हर कोई बच रहा है, लेकिन आज हम लोग इसके विषय में बात करना चाहते हैं। मेरे साथ हैं मेरे मित्र जो NIT पटना से PhD किए हैं। इन्होंने फिजिक्स डिपार्टमेंट में अपनी PhD कंप्लीट की, डॉक्टर दिग्विजय नारायण सिंह। आज मैं इनसे इसी के विषय में बात करना चाहूँगा कि क्या शिक्षा की इस समय स्थिति है और शिक्षकों की स्थिति जो इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। उसके अलावा सरकार ने जो पिछले 4 महीनों में शिक्षा को लेकर उदासीनता दिखाई है और ऑनलाइन शिक्षा जिसको लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, वो बातें अचानक से कहाँ गायब हो गई। तो आज मैं दिग्विजय जी से इसी के विषय में बात करूँगा। तो दिग्विजय जी ये बताइए कि जो इस समय शिक्षकों की स्थिति है, स्कूल के अध्यापक हों या कोचिंग के अध्यापक हों, उन सभी की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। चाहे हम आर्थिक स्थिति की बात करें, चाहे उनके मानसिक स्थिति की बात करें, लेकिन इस समस्या पे कोई अपना जवाब देना नहीं चाह रहा है। देखिए, मार्च से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, ठीक है। और अगर मुझे ठीक से याद है तो जब अमेरिका में लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ था, तो उस समय वहाँ पे जो राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणाएं की कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगे। लंदन में आपका बंद हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, मैसेच्यूसेट्स बंद हो गया, ठीक है। सबने स्टार्टिंग में बंद की बात की। चूँकि हमारा विषय वस्तु आज का शिक्षा है, तो हम शिक्षा पे ही बात करेंगे कि सबने बंद की घोषणा की कि हम अपने यहाँ पाठ्यक्रम बंद करेंगे। अमेरिका ने एक साथ अनाउंस किया कि हम पूरे 1.5 साल के लिए अपना पाठ्यक्रम बंद करने जा रहे हैं। इस दौर में भारत उस समय खुला हुआ था, मोर और लेस। इंडिया भी अपना ओपन था, इंडिया में भी लॉकडाउन के अनाउंसमेंट जैसा कुछ चल नहीं रहा था। ये लग रहा था कि हाँ, इंडिया में भी लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो पहला बार आपका जनता कर्फ्यू के नाम पे बंद हुआ। ये ट्रायल की तरह लोगों ने लिया, क्या कहा गया उसे हम किनारे करते हैं। लेकिन जब दूसरा लॉकडाउन लगा तो शायद सरकार के मन में ये था कहीं कि हम ये 15 या 21 दिन का जो लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन में हम कोरोना को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन कोरोना महामारी का ये जो वायरस फैला है, ये चूँकि आप बोल भी रहे हैं नोवेल वायरस। पहले तो आप समझिए कि नोवेल वायरस का मतलब ये है कि नया है, और नई चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता है कि नई चीज़ें हैं क्या, उसका दायां क्या है, उसका बायां क्या है, वो कैसे फैलने वाला है, किसको कैसे संक्रमित करने वाला है। हर रोज़ एक नए तरह की एनालिसिस आ रही है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है मेटल पे ये 4 घंटे जिंदा रहेगा, कोई बोल रहा है हवा में ये 2 घंटे जिंदा रहेगा, कोई बोल रहा है ये खाने से ठीक हो जा रहा है। तो जब आप भ्रम की स्थिति में होते हैं तो आप फैसला नहीं कर पाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सरकार की चीज़ों को किनारे करते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन बढ़ने लगा, सरकार ने सिर्फ ये बातें कही कि हम पाठ्यक्रम को छोटा करेंगे। ये बात है आपकी मार्च के अंत की या फिर अप्रैल के शुरुआती दौर की, जब सरकार ने ये कहा कि हम पाठ्यक्रम छोटा करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपने पाठ्यक्रम छोटा करने की बात की केवल CBSE की। अब शिक्षकों की स्थिति की बात करते हैं। हाँ, कि स्कूल के जो अध्यापक थे या कोचिंग के जो अध्यापक थे, आपने तो उन्हें काउंट ही नहीं किया ना। मेरा इसमें यही एक चीज़ कहना, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा एक ही चीज़ यहाँ पर ये कहना है कि हम जब भी शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं और शिक्षकों की बात करते हैं, तो हमारे ध्यान में केवल सरकारी शिक्षक ही आते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम जो प्राइवेट शिक्षा दे रहे हैं और जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, सरकार कोचिंग को एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन सरकार के तंत्र में कोचिंग, देखिए सरकारी व्यवस्था में कोचिंग कोई व्यवस्था नहीं है। पहली बात, सरकार के व्यवस्था कहने का मतलब कि सरकार के संदर्भ कह सकते हैं या सरकार की बुक लिस्ट कह सकते हैं कि शिक्षा की अगर कोई बुक लिस्ट हो तो उस बुक लिस्ट में कोचिंग कोई व्यवस्था नहीं है। अब रही बात प्राइवेट स्कूल की, आपको ये पता है कि आज के समय में सरकारी स्कूलों से ज़्यादा लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। चाहे आपके ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई भी, वो लोअर क्लास से अपर क्लास तक जिस भी सेक्शन में जाएंगे। देखिए, अगर आप लोअर क्लास की भी बात करें, एक झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान, एक सब्जी बेचने वाला इंसान भी ये कोशिश करता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़े। लेकिन सरकार के लिए प्राइवेट स्कूल का टीचर, कोचिंग संस्थान का टीचर
कोई शिक्षक नहीं होता। बिल्कुल। और इस दौर में जहाँ पे सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, लेकिन इसमें प्राइवेट शिक्षकों के विषय में कोई बातचीत हुई ही नहीं है। उनको सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एक जो सबसे बड़ा प्री ऑक्यूपाइड सिचुएशन इस समय भारत में बना हुआ है कि जो प्राइवेट स्कूलों में लोग पढ़ा रहे हैं, इस बात को ध्यान सुनिएगा आप लोग, कि इस समय जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा चल रही है, उनका ये मानना है लोगों का कि प्राइवेट स्कूल चूंकि बहुत सारी फीस लेते हैं, इसलिए उनके पास तो पैसा ये भरा पड़ा है। लेकिन क्या वो शिक्षकों के पास, या क्या वो सही सिचुएशन है ऐसी जहाँ पे हम कह सकें कि वो पैसा दे रहे हैं या है उनके पास? देखिए, यही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपने पहले से अपना ये बना रखा था, एक इमेज कह सकते हैं आप, कि जो आपने अपनी एक इमेज बना रखी थी कि प्राइवेट स्कूल फी बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये ज़्यादा लेते हैं, तो यहाँ पे पेरेंट को मौका मिल गया। पेरेंट ने बच्चे को, भाई देखिए सीधी सी बात है, हम सर्विस नहीं लेंगे, हम पे नहीं करेंगे, है ना। ये कल्चर होता है। क्यों ऐसा कल्चर है, पहले ये समझिए। ऐसा कल्चर इसलिए है कि हमारे यहाँ जो आमदनी है और जो खर्चा है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो अपर क्लास है, जो लोअर क्लास है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मिडिल क्लास की तो बात ही मत करिए, क्योंकि कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, वो टैक्स पेयर है। लोअर क्लास वाला मजबूरी में बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेज रहा है। सरकारी विद्यालय की फी कितनी, 35 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये। अपर क्लास वाला अपर में भेज रहा है, भाई कमा रहा था 9,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए लोग महीना दे रहे थे। हाँ, फीस दे रहे थे। दून स्कूल जैसे जो स्कूल है, हाँ, बिल्कुल, बड़े कई सारे स्कूल हैं, दिल्ली में है, दून में है, देहरादून में है, ये स्कूल 1-1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो अब क्या पेरेंट को लगा कि जब मेरे बच्चा को सर्विस मिल ही नहीं रहा है तो मैं उतना पैसा क्यों दूं। अब इस नाम पे वहाँ पे पैसा मिलना बंद हुआ। लेकिन अगर हम तत्कालिक बात करें, मैं आपको आजकल परसों की बातें बता रहा हूँ, स्कूल में एडमिशन हुए हैं, 200-200, 300-300 एडमिशन हुए हैं। नंबर ऑफ स्कूल्स हैं जिनका डाटा हमारे पास है, ठीक है। वो चाहे आपके इलाहाबाद के स्कूल हो, चाहे वो पटना के स्कूल हो, चाहे वो आपके दिल्ली के स्कूल हो, उन स्कूलों में नर्सरी से लेकर 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं तक की क्लासों में एडमिशन हुए हैं, नए एडमिशन। मैं पुराने बच्चों के प्रमोट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, नए एडमिशन। अच्छा, ये डाटा आया कहाँ से? अब सोचिए डाटा आया कहाँ से। देखिए कितनी नोन सी बात है, जो टीचर प्राइवेट स्कूल का जो भी टीचर ऑनलाइन क्लास ले रहा है, ठीक है, उसको क्या कहा गया कि आप ये नए बच्चों का नाम अपने इस क्लास के बैच में ऐड करिए। कहाँ से आ गए नए बच्चे? सही बात है, वो ऑनलाइन। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपने एडमिशन लिया है, एडमिशन लिया गया तो फी आई होगी। बिल्कुल। फी आने के बावजूद भी उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। और मेन बात यही है कि वो जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं वो अपना फिर आजीविका चलाए कैसे। मैं जान रहा हूँ कई सारे मेरे जो मित्र हैं प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं, और उनका जो स्थिति है वो इसमें बड़ा ही भयावह हो चुका है, क्योंकि सरकार में तो वो टैक्स पेयर मान लिए गए हैं, तो उनको कोई सुविधा मिलनी नहीं है। यूट्यूब पे ऐसे कई वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे लोग अपने आप को, मतलब उनके वीडियोस को देख के लग रहा है कि वो कितने ज़्यादा परेशान है, कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। और हो भी क्यों ना, मकान मालिक किराया मांग रहा है। बिल्कुल, है ना भाई, हर किसी का तो अपना घर है नहीं। मकान मालिक किराया मांग रहा है, माँ बीमार है, माँ की दवा चाहिए, है ना, बच्चों का दवा चाहिए। चलिए मैं यंग से और बूढ़े से बात करता हूँ। भाई कई घर ऐसे हैं जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों टीचर। बिल्कुल, ठीक है, दोनों अलग अलग स्कूल में टीचर हैं, और वो एकदम बंद हो गई शिक्षा, उनका ही बंद हो गया। जब उन्हें पैसा नहीं मिलता है, देखिए होता क्या है कि एक संभावना होती है कि चलिए मुझे आज नहीं 15 दिन बाद सैलरी मिलेगी। बिल्कुल। अक्सर जब ये फाइनेंशियल ईयर वाली चीज़ आती है तो अप्रैल माह में सैलरी लेट होती है। आप उस समय तैयार होते हैं कि हमें सैलरी 1 महीने लेट भी मिल सकती है। वो तो सिचुएशन है जो हमको पता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो आपको दिख ही नहीं रहा है ना। आपसे किसी ने बात ही नहीं की। आपने 2.5 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। हाँ, 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज अनाउंस करिएगा, माफ करिएगा, ठीक है, 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज अनाउंस किया। अभी आपने 90,000 करोड़ की बात की। लेकिन आप ये देखिए, उस 20,000 करोड़ में शिक्षा के लिए 1 रुपए नहीं है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं, क्या किसी को बैठा के खिलाना सोल्यूशन है? क्या मैं यहाँ, मेरा एक ही चीज़ कहना है कि जो मानसिक प्रताड़ना से इस समय शिक्षक गुजर रहे हैं, क्या उस पे इस पूरे भारत में किसी का कोई कंसर्न है? क्या कोई सोच रहा है उनके बारे में? और जैसी वो स्थिति चल रही है, आने वाले समय में कई सारी ऐसे अनहोनी घटनाएं देखने को ना मिले जिससे हम लोग डर रहे हैं। मिल रही है ना देखने को।
वो चीज़ें तो देखने को मिल रही हैं। जो आप फ्रस्ट्रेटेड वीडियो देख रहे हैं, ये आने वाले दिनों में विकराल रूप लेंगी, ये आप मान के चलिए। अगर रही बात मानसिक स्थिति की, तो मानसिक स्थिति पे ज़्यादा टिप्पणी करने से मैं इसलिए बचना चाहूँगा कि शायद अभी हम और आप दोनों युवा हैं, बिल्कुल, और इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में 10 साल से हैं। 10 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और लगातार पढ़ा रहा हूँ। बड़े इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उसके बाद मैं अपनी कोचिंग में ही पढ़ा रहा हूँ। सर भी 7 साल से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो हमें पता है ना कि सिचुएशन क्या चल रही है। हम 4 महीने से अर्निंग हमारी ज़ीरो चल रही है, और किस तरीके से हम पिछला 4 महीना काटे हैं, क्योंकि हम सरकार की गिनती में नहीं आते हैं, हमें वो मदद नहीं मिलनी है। सरकार की गिनती में नहीं आना, और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो सरकार की नीतियाँ बनी, जो नए नीति बने, ठीक है, उन नीतियों में चाहे प्रधानमंत्री ने लगभग 6 बार उन्होंने वक्तव्य दिया है अपना। की बात है कि 6 बार उन्होंने जनता से सीधे बात की। हाँ, संवाद किया है उनको। मन की बात को मैं किनारे कर दूं तो जनता से सीधा संवाद प्रधानमंत्री का 6 बार का था। उस 6 बार में आपने एक बार उदाहरण क्या दिया कि हम उस गांव के शिक्षक की उन्होंने बात की आखिरी बार में, जो धागे में बांध के मोबाइल पढ़ा रहे हैं। जस्ट ये आप उदाहरण किस संदर्भ में दे रहे हैं सर? ये इस मतलब ये चल रही है 21वीं सदी से, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। 21वीं सदी चल रही है, हमारे देश के शिक्षकों के पास ट्राइपॉड की व्यवस्था नहीं है, और वो इंसान पढ़ा रहा है तो आप उसको बड़ी वाहवाही कह रहे हैं। ये तो शर्मनाक बात है ना। यहाँ पर ट्राइपॉड की व्यवस्था कब होती है सर? ट्राइपॉड की व्यवस्था तब होती है ना जब उसे ये पता होता है कि मुझे ऑनलाइन इस तरह की क्लासेस लेनी पड़ेगी। अब रही बात कि आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो दी नहीं, उसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी बात करेंगे। मेरा अभी यही सवाल है कि जो स्कूल और कोचिंग के शिक्षक हैं, उनकी समस्याएं इस समय हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। क्योंकि देखिए, इसका कारण है जो हम अब दूसरी बात को जो हम चर्चा करेंगे, सरकार की नीतियां जो हैं, सरकार की नीतियों में कहीं पर भी शिक्षा के संसाधनों के लेकर कोई बात नहीं की गई। किसी तरह की किसी पैकेज की घोषणा नहीं हुई। अच्छा चलिए, घोषणा आप नहीं करते, आप कम से कम जैसे आपने गाइडलाइन दिया कि भाई मॉल ऐसे खुलेंगे, आपने गाइडलाइन दिया सब्जी बाजार ऐसे खुलेगा, आपने गाइडलाइन दिया कि दवा की दुकानें ऐसे खुलेंगी। बिल्कुल। लेकिन आपने क्या ये गाइडलाइन नहीं दे सकते थे कि हर स्कूल में, देखिए मैं सिर्फ कारण की बात नहीं कर रहे हैं, हम निवारण की भी बात कर रहे हैं। करना ही चाहिए, क्योंकि निवारण देना पड़ेगा ना हमको। आप ये कहे होते कि एक बेंच पे एक बच्चा बैठेगा, एक बेंच छोड़ के दूसरा बच्चा बैठेगा, आप 2 शिफ्ट में स्कूल चलाएंगे, इस तरह से सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे, सम विषम की व्यवस्थाएं ले आएंगे, सम रोल नंबर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम के हिसाब से आपको सॉल्यूशन आना चाहिए था। देखिए, तमाम सॉल्यूशन है। बिल्कुल। आपने लोगों से पूछने का, शिक्षकों से पूछने का, आप मन की बात करते हैं, मन की बात में तो आप अपनी बात कहते हैं। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने फिलहाल शिक्षा के क्षेत्र को ऐसे साइडलाइन किया है, जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है, हम निकाल के फेंकते हैं। आप अगर पुराने समय से याद करेंगे, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुराने समय की बात कर रहा हूँ, इतिहास भी आप उठा के पढ़िए, सरकार की नीतियों में शिक्षा कभी नहीं रहती। क्यों? इसका पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, फिर वोट देगा अपने मन से इंडिया। हाँ, ये कारण है, और साथ ही साथ ये भी कारण है कि देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगा कि पढ़ेंगे, आप पढ़ाई किससे मांग रहे हैं? सरकार से। नौकरी भी किससे मांगेंगे? सरकार से। सही बात है। रोजगार भी किससे मांगेंगे? सरकार से। खाना भी किससे मांगेंगे? सरकार से। सरकार कहेगी हम तुमको देंगे ही तो हम तुमसे लेंगे क्या? सही बात है ना? लेकिन ये एक मजाक की बात है, आप ही जिम्मेवार हैं। हमने आपको चुन के वहाँ पर किस लिए भेजा है? हमने इसलिए ही भेजा है आपको। आप बीच में आते हैं, आप नीतियों में बदलाव कर देते हैं, पूरी की पूरी शिक्षा परिस्थिति बदल जाती है। अब आप शिक्षा की परिस्थिति की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात उठाना चाहूँगा। अभी सबने सुना कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को पास कर दिया जाएगा। 12वीं के लिए एक क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट जैसी परीक्षा, ऑप्शनल टाइप की परीक्षा दी गई। ये सिंपैथी कितने साल तक रहेगी? जिस साल अगर आज से 5 साल बाद जब कोरोना खत्म होगा, तो इस बैच के बच्चे कोरोना बैच के बच्चे कहलाने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए, तब उस समय क्या सिंपैथी काम आएगी आज की? इसका इम्पैक्ट इतना बुरा पड़ेगा जो इन्होंने ये हरकत की है, ठीक है, बिना एग्जाम लिए पास, बिना एग्जाम लेकर पास करना। देखिए होगा क्या, जुलाई अभी सुनने में अच्छा लग रहा है, अभी का जुलाई भी जाएगा, जुलाई मान लेते हैं कि सितंबर अक्टूबर में आप सेशन शुरू करें। बिल्कुल। आप परीक्षाएं लेते हैं फरवरी मार्च में, तो जनवरी में परीक्षा होने से रही, आप परीक्षा लेते हैं फरवरी मार्च में। मुझे ये बताया जाए, आप खुद सोचिए, बताने की कोई बात ही नहीं है कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक में हाई स्कूल का बच्चा कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेगा? सही बात।
आप इस बच्चे का जो अभी 12th का बच्चा पास किया है उसके लिए चलिए आपने आईआईटी का सिलेबस छोटा करने की बात कही होगी, आपने आईआईटी का सिलेबस छोटा कर दिया, सर एक दिन पहले एग्जाम करेंगे। बात मेरा नहीं है, क्वेश्चन यही है, एक दिन पहले करेंगे। आपने मार्च में, देखिए मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मार्च में लॉकडाउन हुआ था तो हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हम सिलेबस छोटा करने जा रहे हैं। मार्च से लेकर ये जून खत्म हो गया, आपने सिलेबस छोटा नहीं किया अभी तक। आपने बात ही नहीं की। जो इसका मतलब ये नहीं, अभी सुनिए, अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया यूजीसी को, यूजीसी एक्सप्लेनेशन देता है, एमएचआरडी एक्सप्लेनेशन देता है कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, और स्टिल सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि आप सिलेबस को छोटा करिए। इसका मतलब ये हुआ सर कि आप मार्च से लेकर जून तक में सिलेबस छोटा नहीं, ये ही नहीं है। नहीं, अब यही तो हुआ ना, देश को लेकर जो शिक्षा के प्रति उदासीनता चल रही है वो तो यहाँ साफ दिखाई दे रही है ना कि हम शिक्षा को अपने अभी पूरे जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, और कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। देखिए ये और चर्चा करने बैठेंगे हम लोग तो ये चर्चाएं आधे घंटे 15 मिनट में खत्म होने वाली, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है। क्योंकि देखिए एक तो पॉइंट ये भी है कि जो आपके राज्य के बोर्ड होते हैं, राज्य शिक्षा बोर्ड होते हैं, अपना रिजल्ट घोषित कर दिया उन्होंने। हाँ, सबने दे दिया रिजल्ट। आगे सीबीएसई फंसा हुआ है, आगे एडमिशन होना शुरू हो गया। हाँ, सीबीएसई जिसके पास लगभग 50 लाख बच्चे, सीबीएसई आईसीएसई दोनों जोड़ लीजिए आप, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। उनका रिजल्ट, उनके एग्जाम का फैसला इन्होंने पिछले हफ्ते किया है, और लॉकडाउन और पूरे कोरोना में स्कूल को बंद हुए 3 महीना हो गए। तो देखिए दिखा रहे ना उदासीनता हमारी सरकार की शिक्षा के प्रति, निश्चित तौर पर उदासीनता ये और यहाँ पर देखिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे देश में, हम अभिभावकों को भी यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, मैं छोटा सा बात करना चाहता हूँ। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बच्चों को मार पड़ती है शिक्षा के लिए, लेकिन घर में अगर शादी होती है सर तो सबसे पहले कहा जाता है कि तो अपना स्कूल छोड़ो, क्या करने जाओगे स्कूल करने के लिए, एक दिन पढ़े क्या कलेक्टर बन जाओगे। यही मैंने आपसे बात कही। तो ये तो इमेज बना रखी है, उस इमेज का भी एक परिणाम है। लेकिन गलती का मतलब ये नहीं था कि आप इस तरह से इस चीज़ को इग्नोर कर देते। सवाल यहाँ पर यह है कि आपने पूरी तरह से आपने सिलेबस डिजाइन क्यों नहीं किया, और जो प्रॉब्लम इस समय चल रही है पढ़ाई की, देखिए उथल पुथल है ना। अगर कहा जाए तो पठन पाठन का जो आपका विषय वस्तु जो है, उस विषय वस्तु का कुछ अंदाजा है नहीं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने यहाँ से कुछ उठाया सिलेबस में डाल दिया, यहाँ से कुछ उठाया ऐसे क्या छोड़ेंगे। ऐसे लोगों को बैठा देना वहाँ पर जिनको शिक्षा की नीति ही नहीं पता है, तो फिर तो ये मजाक है ना कि शिक्षा के साथ। आपने एक स्टेटमेंट दिया, हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि ऑनलाइन, इवन प्रधानमंत्री साहब ने भी बोला कि आप ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, चलिए हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देते हैं। आप एक बार मुझे ये बताइए, क्या वीडियो कॉलिंग आपके यहाँ ढंग से हो पाती है? वैकल्पिक व्यवस्था के फॉर्म में आपने कहा कि अचानक ये हुआ, आज से पहले कोई वीडियो कॉल करना इस देश की आधी जनसंख्या नहीं जानती थी। ऑनलाइन पढ़ाई क्या होती है नहीं पता। यूट्यूब में पिछले 3 सालों से जियो क्रांति कह सकता हूँ मैं उसको, जब से जियो ने नेट सस्ता किया है उसके बाद से यूट्यूब पे एक से बढ़कर एक एजुकेशनल वीडियो पढ़े हुए हैं। कितनों ने आज तक वो वीडियोस देखे होंगे, और अचानक से दिन हम बोलते हैं कि बच्चों बैठो और मोबाइल लेके पढ़ो। नहीं, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, उस पर अगर हम बात करेंगे तो फिर कई सारी बातें उभर के आएंगी कि हम उतनी देर तक बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि हम डिजिटल इंडिया नाम से केवल चले, हम डिजिटलाइज हुए नहीं। हमारे यहाँ के डिजिटल का मतलब बाइनरी नंबर समझ रखा है सबने, 0101 केवल। काश वो समझ जाते सर, काश वो। डिजिटल का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको यूट्यूब चलाना आता है, आपको फेसबुक चलाना आता है, तो वही साक्षरता वाला हाल हो गया कि लिखना पढ़ना बोलना आता है, नहीं बुद्धि का प्रयोग ही नहीं, आपको साइन करना आता है ना, बस वही है साक्षरता का मतलब। हमारे यहाँ साक्षर होने का मतलब साइन करना आता है। भले ही नीति में ये हो कि जो 8वीं से 9वीं पास है वही शिक्षित कहलाएगा, लेकिन जो साइन करता है वो शिक्षित है। 2 साल पहले डिजिटल लाइब्रेरी बनाई थी भारत ने अपनी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। भारत की 90% जनसंख्या को नहीं पता होगा कि डिजिटल लाइब्रेरी चीज क्या है, क्या मतलब है डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब। की बात, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ। उसके विषय में कितने लोगों को पता है इस भारत के? बिल्कुल। देखिए आपने, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था के फॉर्म में हमने नेट को सस्ता किया, डिजिटल क्रांति को हमने एजुकेशन के सेक्टर के साथ जोड़ा ही नहीं। हमने कभी भी ऐसा नहीं प्रयास किया सर कि हम बच्चों को ऑनलाइन के थोड़े थोड़े फॉर्म सिखाते होते जिससे इस महामारी दौर में हम वो इम्प्लीमेंट कर पाते। क्यों हो पाएगा, आप समझिए इस चीज़ को कि ऐसा क्यों हो पाएगा। आपके यहाँ के बच्चे फॉरेन के बच्चों की तरह क्लासरूम में लैपटॉप लेके नहीं जाते हैं।
सही बात है, ठीक है ना? इंडिविजुअल सिस्टम नहीं सबके पास अभी। आपने देखिए ये स्ट्रॉन्ग सबसे बड़ा रीजन है ये। नहीं ये एक इसका अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको दिखाऊं तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो विजुअलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम जब क्यूब कहते हैं तो हमारा बच्चा क्यूब इमेजिन कर लेता है कि अच्छा लूडो वाला क्यूब है, पासा हो गया, है ना। जब हम बात करते हैं स्क्वायर की, हम बात करते हैं क्यूबॉइड की, तो बच्चा तुरंत ईंटा इमेजिन करता है कि अच्छा ईंटा हो गया क्यूबॉइड, है ना। तो ये इमेजिनेशन ने बच्चे को तो स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन आपने प्लेटफॉर्म कौन सा दिया? डिजिटल। अच्छा डिजिटल आपने दिया तो आपके यहाँ के कई शिक्षक ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, वो डिजिटल शिक्षा को नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं। वो कैसे कर पाएंगे सर? उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अचानक से हम बोले कि आप ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं और उनके थ्रू आप क्लास लीजिए। एआईसीटी ने यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया, सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी किया कि हम ट्रेनिंग चलवा रहे हैं। उन लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस भी चलवाई। इसके लिए मैं समर्थित हूँ इससे कि आपने बहुत अच्छा किया कि पहले आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस चलवाई। हर स्कूल के सभी टीचरों ने 2-2, 3-3 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस ली और उसके बाद इस पे काम होना शुरू हुआ। लेकिन सवाल ये आता है कि जिस तरह से आप ऐप बनाते हैं आयुष मंत्रालय का, जिस तरह से आप वीचैट का वैकल्पिक ऐप ले आते हैं, आप टिकटॉक का चिंगारी ऐप ले आते हैं, क्या एक ऐप डेडिकेटेड टू एजुकेशन नहीं हो सकता था? सही बात। क्या एक स्पेक्ट्रम, आपने स्पेक्ट्रम दे दिया कि ये स्पेक्ट्रम सिर्फ इसके लिए होगा, ये स्पेक्ट्रम सिर्फ इसके लिए होगा, क्या एक स्पेक्ट्रम शिक्षा के लिए डेडिकेटेड नहीं हो सकता था? आप एक लीज लाइन शिक्षा को नहीं दे सकते थे? है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपने ऑनलाइन शिक्षा देनी शुरू की, लेकिन आपने बस केवल नाम बोल दिया कि डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल इंडिया। एक दिन में नहीं होगा ना सर। अचानक से इस व्यवस्था को आपने परिवर्तित करने का प्रयास किया, आपने इसको एकमात्र विकल्प बना दिया ना। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि एक दिन में नहीं होता है, लेकिन आप सोचिए जब आपको मान लीजिए अगर आपकी दूरदर्शिता में है कि मुझे 16 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करनी है, आप उसका बेस कितना बड़ा रखेंगे? सही बात, गहरा खोदेंगे ना, 30 फीट 50 फीट गहरा पिलर उठाएंगे ना। तो ठीक उसी तरह से अगर आपके दिमाग में डिजिटल इंडिया, डिजिटल एजुकेशन चल रहा है तो आपके दिमाग में लीज लाइन भी होना चाहिए। डिजिटल इंडिया का मतलब केवल व्हाट्सएप फेसबुक रह गया है, ठीक है ना। वही मैंने आपसे कहा कि डिजिटल इंडिया का मतलब क्या हुआ कि गांव का भी किसान, गांव का भी, देखिए आप दूरदर्शन को देखिए, दूरदर्शन में कितने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम चलते हैं कृषि की योजना को लेकर। ज्ञान दर्शन कल मेरी बात हो रही थी तो मेरे गांव से एक पर्सन बोलते हैं कि यार मधुमक्खी पालन और इसके बारे में, फूल पत्ती के बारे में मुझे नहीं पता है। आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम चलाया फिर भी उन्हें नहीं पता है। सही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने फीडबैक नहीं लिया। चलिए फीडबैक को भी मैं किनारे करता हूँ, आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी। अच्छा एक बात मैं और आपसे करना चाहूँगा, चूँकि समय सीमित है, ठीक है, कि क्या ऑनलाइन ही एकमात्र विकल्प है? हाँ यही मेरा भी सवाल है। क्या ऑनलाइन जो सिस्टम सर अभी तैयार नहीं है ऑनलाइन का, अभी हमारे यहाँ हर बच्चे के पास अपना मोबाइल नहीं है, पेरेंट के मोबाइल से बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर एक घर में 2 या 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनकी एक समय पे क्लास चल रही है, तो समस्या देखिए फिर उस घर में मार हो जा रही है। ये देखिए ये आपकी वैकल्पिक व्यवस्था वाली बात में आ जाती है कि आप सोचिए कि एक पेरेंट के 2 बच्चे, ठीक है, 2 मोबाइल मान लेते हैं, एक माता के पास, एक पिताजी के पास। किसी की क्लास का टाइमिंग कुछ है, किसी की क्लास का टाइमिंग कुछ है, कोचिंग क्लास का टाइमिंग कुछ है, वो बच्चा दिन भर मोबाइल पे ही बैठा रहेगा। एक तरफ आप चाइल्ड साइकोलॉजी में ये स्टडी करवा रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, और दूसरी तरफ आप ही बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। इसका मतलब हमको एक डेडिकेटेड मोबाइल सिस्टम, एक डेडिकेटेड टैबलेट सिस्टम देना पड़ेगा बच्चों को। देखिए सीधी सी बात होती, आप एक चैनल डिजाइन करते, एक चैनल डिजाइन करते जो स्टेट टू स्टेट वेरी होता, आप उस पर प्रसारण की तरह करवा सकते थे। देखिए सर वो भी हो रहा है, ठीक है। सरकार ने कहा कि ज्ञान दर्शन चैनल जो उनका है उस पर हम टेलीकास्ट करवाएंगे, लेकिन वो टेलीकास्ट का तरीका आप देखिए। सरकार बोलती है कि स्वयं नाम से हम लोगों ने शुरू किया है, उस पर ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्लासेस का क्वालिटी आप देख लीजिए, जस्ट दे रीड आउट द PDF ओनली, वो पढ़ रहे हैं केवल। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि उन्हें आता नहीं, इसकी मैं यहाँ पे कोई कुछ और नहीं, वो अच्छे प्रोफेसर हैं। हाँ ये इसलिए है क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास अलग चीज होती है सर। BA MA के जो प्रोफेसर होते हैं, यहाँ पे मैं आप लोग को मार्क करना चाहूँगा कि BA MA के जो हिंदी के प्रोफेसर हैं, जो आर्ट्स के प्रोफेसर हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, जिनकी उम्र रिटायरमेंट वाली है, उन्हीं प्रोफेसर के दम पे पूरा का पूरा क्लास चल रहा है, पूरा का पूरा कॉलेज चल रहा है, क्योंकि आपके यहाँ टीचर की कमी है। अब वो बंदा डिजिटल कैसे पढ़ा पाएगा? तो वो एक ही काम कर सकता है, वो क्या कर सकता है,
वो फ़ोन पे बोल सकता है। हाँ, और ऑडियो क्लासेस वही वो कर रहा है जिसे आपने ऑडियो क्लासेस का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या वीडियो से ऑनलाइन समझ ही में नहीं आ एकमात्र रहा विकल्प ऑडियो है? से। तो मेरा यही कहना है कि कई सारे ऐसे उपाय हैं, जैसे हम लोगों हाँ। ने बात किया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का स्कूल में पालन हाँ, करवाते हैं। इसको आप खोलना पड़ेगा आपको। आप ऐसे बोलते ACE हाँ, G, एक बार ऑड नंबर, ऑड ठीक है। अल्फाबेट्स जो आते हैं, एक बार इवन इवन अल्फाबेट्स। अल्फाबेट आप उस तरह के नाम पे बुलवाते। चलिए आप ऐसे भी बोल सकते थे, वैसे भी बोल वीक में सकते 3 थे। दिन क्लास चलाएं सर, क्या जरूरत है पूरी क्लास चलवाने की? बात यह है कि आपने अपना कल्चर ही खत्म कर दिया एजुकेशन का, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो हम लोगों ने आज बात करी यहाँ पर कि भारत में जो शिक्षकों की स्थिति है, जो प्राइवेट शिक्षक और कोचिंग संस्थानों की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं आप लोग को अब समझ में आ रही होंगी कि कितने ज़्यादा वो आर्थिक समस्याओं से वो गुजर रहे हैं। सरकार जो उदासीनता दिखाई है कि वैकल्पिक लगातार, कारणों के ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा। और सही बात है, सरकार ने जो अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे, या सरकार को कहें कि उनको जो उदासीनता वो दिखा रहे हैं शिक्षा के लिए, वो तो बड़ा ही खतरनाक है। और जो तीसरी बात हम लोगों ने की ऑनलाइन शिक्षा, तो ये डिस्कशन जो है वो चलने को तो बहुत लंबा चल सकता है, लेकिन बात ये है कि बात कहीं वही ना है कहीं कि चीज़ों का विराम होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा, सर को धन्यवाद देने से पहले, कि हम लोग मानसिक समस्याएं जो शिक्षकों के साथ इस समय उत्पन्न हो रही हैं, उसको लेकर भी हम सर से बात करेंगे। जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने लीड किया था और वहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग दिया था। तो इसी के साथ मैं आप लोग की तरफ से और अपनी तरफ से दिग्विजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज वो इस डिस्कशन में शामिल हुए और जो बातें यहाँ पे निकल के आई, उन बातों पर हमको विचार करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन ही एकमात्र विकल्प नहीं है। पहले तो इस पे सोचा जाए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, हमेशा हर लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ पे, और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पे जोर दिया जाए, ठीक है। जैसे कि डेडिकेटेड लाइंस हो गई या जो भी चीज़ें, उस पर सरकार को जोर देना और चाहिए। एक कॉमन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, एजुकेशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे बात करें। और कोचिंग संस्थान और प्राइवेट देखिए, स्कूलों को भी अब शिक्षा के उस सिस्टम में आना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा। ये देखिए आप चलते चलते एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होता, जो अभी आपने बोला, बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि कोचिंग संस्थान के जो टीचर हैं, अगर आपके पास शिक्षकों की कमी है, इसकी कमी है, तो आप थोड़े समय के लिए उनकी मदद ले लें, करिए ना भाई, उनकी मदद ले सकते हैं यहाँ पे इस चीज़। लेकिन बात वही है कि क्या कोई तैयार है? तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक मेरी तरफ से सर को शुभकामनाएं, वो इस तरीके से अपनी शिक्षा आगे लेते जाते रहें और हम लोग को बातें बताते रहें। और नमस्कार।